हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में एक बड़ी स्पेशल बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने सीयूईटी का फॉर्म फिल कर लिया है या आप सीयूईटी का फॉर्म अभी फिल करने वाले हैं, तो सीयूईटी 24 का फॉर्म फिल करने से पहले और प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको आज की क्लास जरूर देखनी है। और आज की क्लास स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है जिनका टारगेट बीकॉम, बीबीए या बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्ट्स पर है। तो जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं ये क्लास बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो ये होता है कि केवल फॉर्म फिल करना ही काफी नहीं है, अब हमें उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है। क्योंकि बेटे अगर आप लोग ये सोचेंगे कि सीयूईटी हमने केवल जितना 12th में पढ़ लिया उसके बेस पर सीयूईटी क्लियर हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होगा। आपकी परसेंटाइल बहुत कम आएगी और जो आप अपनी ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी आप सोचते हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जैसे कि 2024 में जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनका जो लास्ट एग्जाम है वो 27 मार्च 2024 को ओवर हो जाता है। 3 से 4 दिन आपको रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं आप। उसके बाद 1 अप्रैल से आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अब सीयूईटी की प्रिपरेशन जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं कॉमर्स के स्टूडेंट, उनका मेन फोकस होगा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश। अगर बिल्कुल ही जरूरी ना हो तो जीएस की तरफ मत जाइएगा। जीएस का एग्जाम हर साल 2 साल से बहुत टफ आ रहा है और जीएस का एग्जाम हमारे कॉमर्स के कॉलेजेस में और कॉमर्स के रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनमें अधिकतर जगह जीएस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो अगर जीएस की रिक्वायरमेंट ना हो तो अननेसेसरी जीएस ऑप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जीएस की तैयारी करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। आप फोकस करिएगा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश पे। अब आता हूं आज की मेन बात पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की ये कि सर अगर हम क्लास 12th की प्रिपरेशन करके जो भी हमने 12th में पढ़ा, अगर हम सीयूईटी देने जाएं तो दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, कुछ एडिशन है, कुछ डिलीशन है, तो वो बताइए। क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि सीयूईटी का सिलेबस क्या है, सीयूईटी के लिए हमें क्या तैयारी करनी है। तो चलिए आते हैं हम इसी क्लास पे। आज एक एक करके आपको चारों सब्जेक्ट की बात बताऊंगा, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। ये चारों ही हमारे पिलर हैं जो हमारी सीयूईटी क्लियर करने में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहली बात, जो हमारी सीयूईटी है, सीयूईटी को कंडक्ट कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और हम लोग अधिकतर बच्चे सीबीएसई के होते हैं, यहाँ स्टेट बोर्ड के भी अगर कोई बच्चे हैं तो उनके लिए भी बात है, ठीक। तो हमारा बोर्ड जो कंडक्ट कराता है वो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड कंडक्ट कराते हैं। और जो सीयूईटी है, सीयूईटी कोई बोर्ड कंडक्ट नहीं कराता, उसको कंडक्ट कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल लेवल पर होने वाला एग्जाम है, पूरे देश के बच्चे इसको देते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें क्लास 12th की और सीयूईटी के सिलेबस की, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने आपके लिए जो मैपिंग की है इससे ज्यादा क्लियर मैपिंग आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी कहीं भी, कि कौन सा चैप्टर 12th में नहीं है और कौन सा चैप्टर 12th में है, ठीक। तो अगर हम यहां पर बात करें, सबसे पहले एक चैप्टर आप यहां पर देख पा रहे होंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर लगभग 3 साल पहले सीबीएसई के सिलेबस का पार्ट होता था, लेकिन 3 साल से हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये जो चैप्टर है ये आपने 12th में नहीं पढ़ा, लेकिन ये चैप्टर सीयूईटी में है, करेक्ट। तो ये हमारा एक मेन चैप्टर है जिससे अप्रोक्सीमेटली अकाउंट्स में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपके सही हो जाए तो आपकी रैंक बहुत आगे चली जाती है, क्योंकि यहां पर आप नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जैसे आप लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो सब है, सीयूईटी में भी है, क्लास 12th में भी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन वो भी है। यानी कि पार्टनरशिप का पोर्शन जैसा 12th में है वैसा ही आपका सीयूईटी में भी है, सेम टू सेम। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, जो आपकी कंपनी वाली बुक है, शेयर्स का जो पोर्शन है वो 12th में भी है, वो सीयूईटी में भी है, वो भी एग्जैक्टली सेम है। आपको थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल सब पे फोकस करना चाहिए, लेकिन एक बात सोचने की, क्योंकि हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है आपको। जैसे आप शेयर फॉर फीचर तैयार करेंगे तो शेयर फॉर फीचर में फॉर फीचर के अमाउंट कैसे निकालें, रीइश्यू करेंगे तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकालें, तो उसको आपको शॉर्टकट्स में सीखने की जरूरत है। क्योंकि अभी जो हम 12th पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं, वहां पर आपको कैलकुलेट करने का मौका मिलेगा, वहां पर आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन सीयूईटी में आपको रफ शीट्स तो मिलती है सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता कि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन करके देखें। तो सीयूईटी में आपको शॉर्टकट के हिसाब से तैयारी करनी है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर हमारे यहां पर भी है और डिबेंचर आपका सीयूईटी में भी है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इशू ऑफ डिबेंचर के सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो टॉपिक सीयूईटी में है। उसके बाद एक आपका नया चैप्टर आता है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यानी कि पहले आप डिबेंचर इशू करने की बात कर रहे थे, डिबेंचर एक लोन होता है, अब उस लोन को वापस करने की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर हमारा कहां पर है, सीयूईटी में आपका है और 12th में आपका नहीं है। तो एक चैप्टर हो गया हमारा एनपीओ, एक चैप्टर हो गया हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपकी कैश फ्लो वाली बुक है, कैश फ्लो, अकाउंटिंग रेशियोज, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, थ्योरी, सब कुछ सेम है। जो आपका 12th में है वो आपका सीयूईटी में भी है। फिर नई चीज एक और आती है, ये है हमारा कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। अच्छा, सोचने में लगता है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग सिस्टम, अरे बड़ा आसान सा होगा, कंप्यूटर के बारे में ही तो होगा, कुछ भी लिख देंगे, गलत फहमी है हमारी। ये आप मान लीजिए सीयूईटी का सबसे ज्यादा टफ पोर्शन है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम।
पूरी एक यूनिट है, पूरी एक बुक मान लीजिए, जिसको करने में अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का टाइम लगता है। तो आप ये मानकर चलिए बाकी सब कुछ सेम है, 3 यूनिट न्यूली एडेड है सीयूईटी में। नंबर 1 इज एनपीओ, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, नंबर डम्पशन ऑफ वेंचर, और नंबर 3 अकाउंटिंग फॉर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ये 3 पर आपको फोकस करना है। देखिए बात समझिएगा, आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 40 डेज का टाइम मिलता है, 40 to 45 डेज का टाइम मिलता है। तो कहीं ना कहीं एनटीए बिल्कुल सीधी सीधी बात समझता है कि इस 45 डेज में आप वो मानकर चल रहे हैं कि आपको अपना 12th वाला पोर्शन तो आता है, 12th वाला पोर्शन तो पूरे साल पढ़ रहे हैं। इन 45 डेज में 12th वाला पोर्शन नहीं पढ़ेगा बच्चा, वो मानकर चल रहे हैं कि 45 डेज में बच्चा अपने न्यू टॉपिक्स को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। तो आपको इन न्यू टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए और अपने पुराने टॉपिक क्या करने चाहिए, रिवाइज करने चाहिए। अगर आपने सोचा कि ये नए टॉपिक हैं, इन्हें तो मैं छोड़ देता हूं और जो मुझे पहले से आते हैं वो मैं पढ़ता रहता हूं, उसके बेस पे मेरी रैंक अच्छी आ जाएगी, ये आपका इल्यूजन है, ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो न्यूली एडेड टॉपिक आपको पढ़ के ही जाने हैं। तो ये होगी आपकी मैपिंग हो गई सीयूईटी की और क्लास 12th की। अब हम आगे आप देखते हैं आपका सेकंड इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है, ये है बिजनेस स्टडीज। तो अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो बिजनेस स्टडीज पूरी तरीके से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जिसमें आप अपनी क्लास 12th में अपने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब इन कॉन्सेप्ट में भी, लेकिन आप एक बात फील करते होंगे बिजनेस स्टडीज में कि बोर्ड में भी 20 आपके एमसीक्यूज आते हैं, होम एग्जाम में भी आपने पढ़ा होगा। उन 20 एमसीक्यूज को बिल्कुल सही कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बिजनेस स्टडीज का पूरा पेपर 100% एनसीईआरटी बेस्ड आता है। एनसीईआरटी की लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस बने होते हैं, करेक्ट। और एनसीईआरटी पढ़ना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। अब यहां पर कुछ चीजें ऐड हुई हैं। अगर हम यहां पर बात करें तो जो आपके 12 चैप्टर्स 12th में आते हैं, एज इट इज 12 के 12 वो चैप्टर सीयूईटी में भी आ रहे हैं, लेकिन एक नया चैप्टर हमारा ऐड होता है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये किसी जमाने में 12th की बिजनेस स्टडीज का सिलेबस हुआ करता था, अब 12th का नहीं है, अब ये सीयूईटी में आता है। तो एक बच्चे ने सोच लिया बस मजा आ गया, बीएसटी तो मैं यूं उड़ा दूंगा, क्योंकि 12 के 12 चैप्टर मैंने 12th में पढ़े हुए हैं और उन्हीं में से आएगा और मैं तो बिल्कुल मजे से इसमें नंबर ले लूंगा। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, सीबीएसई ने बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिलीट कर दिए हैं, वो आपके एग्जाम में नहीं आ रहे, लेकिन सीयूईटी में वो आ रहे हैं, करेक्ट। जैसे कि मैं आपका एग्जांपल देता हूं, आपका एक चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 2024 सीबीएसई सिलेबस से डिलीट हो गए, लेकिन सीयूईटी में आ रहे हैं। मैथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन दी प्राइमरी मार्केट, ये एक टॉपिक है, ये टॉपिक 12th में डिलीट हो गया है, लेकिन सीयूईटी में आ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रिपेयर करना है, ये 12 के 12 चैप्टर हमें अच्छे से रिवाइज करने हैं, और साथ ही साथ जो सीबीएसई का डिलीटेड पोर्शन है, उस डिलीटेड पोर्शन को भी हमें क्या करना है, तैयार करना है, तब जाके आपकी बीएसटी की प्रिपरेशन हो पाएगी, करेक्ट। तो बिल्कुल मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं, जो है सो है, तो यहां पर डिलीटेड पोर्शन आपको तैयार करने हैं। आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया बिजनेस स्टडीज। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर कुछ पोर्शन आपका क्लास 11 से भी आ रहा है। सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में, 12th में नहीं पढ़ा, ये पोर्शन आ रहा है। तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स आ रहा है, 12th में यहां था, लेकिन सीयूईटी में ये आता है, करेक्ट। उसके अलावा आपका सेकंड चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ये वाला चैप्टर भी आपका 11th का चैप्टर है, 12th में ये नहीं आता है, 12th में नहीं आता है, ठीक। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड याद होगा आपको, 11th वाला चैप्टर, ठीक है, जिसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड था, ठीक, जिसके अंदर आपका डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये सब चीजें आप देखते थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते थे, तो वो सब चीजें आएंगी। तो ये 2 यूनिट नहीं हो गई हमारे लिए। नेशनल इनकम बिल्कुल जैसा 12th में है वैसा आपका। उसके बाद आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट इज आ रहा है। यानी कि इकोनॉमिक्स में भी आपकी ये 2 यूनिट क्या हो गई, ऐड हो गई। सेम बात बिजनेस स्टडीज के साथ, सेम बात इकोनॉमिक्स के साथ। अगर सीबीएसई ने कोई टॉपिक डिलीट करा है तो डिलीट से उसको एनटीए को कोई मतलब नहीं है। ये सारे चैप्टर एज पर दी एनसीईआरटी आएंगे। एनसीईआरटी में सीबीएसई के सिलेबस से ज्यादा टॉपिक्स हैं, तो अगर सीबीएसई ने कोई टॉपिक डिलीट भी कर दिया है तो वो भी आ सकता है अगर वो एनसीईआरटी में है तो यहां पर भी आपको क्या करना है, ये 2 यूनिट प्रिपेयर करनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ अगर कोई डिलीटेड टॉपिक्स हैं तो वो डिलीटेड टॉपिक्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं, क्लियर। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, इंग्लिश। इंग्लिश में बात करते हैं। अब इंग्लिश में जो सीयूईटी में आ रहा है वो 12th से कम और 10th से ज्यादा आ रहा है, जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक। अब बहुत से लोगों को क्लियर ही नहीं है अभी सब ये बातें कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, कितना आता है, क्या आता है। और जब तक, मेरा मानना यह है कि जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि हमें प्रिपेयर क्या करना है, तब तक आपकी प्रिपरेशन कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। आप ड्रीम्स आपके पास बहुत बड़े बड़े होंगे कि मैं डीयू में एडमिशन लूंगा, मैं एसआरसीसी में जाऊंगा,
या जाऊंगी, कोई भी और आपका ड्रीम हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप सपोज करिए आपके कॉमर्स के बच्चों के 27 को आपके एग्जाम ओवर होते हैं और आप कहते हैं अरे सीयूईटी तो मई में है, देखा जाएगा, यूजुअली मई एंड में होता है, 22-23 मई के आसपास होता है सीयूईटी। तो अगर आपने सोचा कि ये जो 1 महीना 20 दिन का गैप है, इसमें मैं खूब सोशल मीडिया पे लगा रहूंगा, नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज देख डालूंगा, अमेजॉन प्राइम नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, जितना मैंने इन दिनों पढ़ा है उससे डबल मैं मौज करूंगा और फिर मैं सीयूईटी देने जाऊंगा और उसमें मेरी बहुत अच्छी रैंक आएगी, दैट इज इम्पॉसिबल, वो नहीं होगा। आपको अगर अपना ड्रीम पूरा करना है तो ये मानिए बोर्ड तक तो आपका एक स्टेप पूरा हुआ है, 40 डेज आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए बोर्ड खत्म मौज शुरू, नहीं, अभी तो बहुत कुछ करो, तो थोड़ा मेहनत कर लो, ज्यादा बढ़िया। देखिए इसके सबसे कॉम्प्रिहेंशन, जैसा आपने 12th में देखा, आपका एज चुका है, तो 12th में आपने कॉम्प्रिहेंशन देखा और आपको भी कॉम्प्रिहेंशन पड़ गई। बेटे वो बचपन वाला अनसीन पैसेज नहीं आता कि पैसेज आया, पैसेज के अंदर ही आंसर लिखे, नीचे उसी के क्वेश्चन लिखे, बहुत टिपिकल आता है, ठीक है। यूजुअली पूछा जाता है कि इसका ये जो वर्ड है उसका सिनोनियम क्या है, उसका एंटोनियम क्या है, इनमें से कौन सा वर्ड है जो पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस कर सकता है, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है, ये इडियम यूज हुई है, उस इडियम का क्या मीनिंग है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप भी पेपर दे चुके हैं बोर्ड का, तो आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान नहीं होता, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं कि आपकी वोकैबुलरी वीक होने की वजह से आप उन वर्ड्स के आंसर नहीं दे पाते। तो बच्चे इंग्लिश की भी आपको थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, ठीक। उसके बाद आते हैं वर्बल एबिलिटी पे। यहां पर ये वर्बल एबिलिटी आपकी 12th क्लास में नहीं होती, लेकिन 10th में होती है, ठीक है। तो जो 10th में यहाँ मान लीजिए, और जूनियर क्लासेस को भी आप काउंट कर लीजिए, एक तरीके से यहाँ पर आपसे सिनोनियम, एंटोनियम, इन सब चीजों की बातें करेगा, होमोफोन्स की बात करेगा, ठीक है। तो जो कॉमन आपके जो एडवर्ब है, वर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, इन सब की बातें करेगा। तो उसके बाद रीअरेंजिंग दी पार्ट्स, ये आपको याद होगा बचपन में आपने पढ़े, सेंटेंसेस को रीअरेंज करना। उसके बाद चूजिंग द करेक्ट वर्ड, उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, अलग से आपकी और वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी का पोर्शन आपको पता है बहुत ही ज्यादा वाइड होता है, इसलिए हम भी जो अपने बच्चों को जो सीयूईटी की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, मेरे बस का काम नहीं है इंग्लिश पढ़ाना, तो मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में डील करता हूँ। वी हैव अ एक्सपर्ट टीचर विद अस टू टीच द इंग्लिश, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही कनेक्टेड है, तो उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है सब चीजों की। मैंने तो केवल आपको बताने के लिए कि भाई क्या क्या इसके अंदर आता है, ये मैंने आपको बस समझाया। तो आई होप आपको मेरी बात से कुछ बातें क्लियर हुई होंगी कि केवल, देखिए पहली बात, कम समझाऊंगा तो देर तक याद रहेगा आपको। सीधी सी बात यह है कि आपको लगे कि क्लास 12th पढ़ के आप सीयूईटी क्लियर कर लेंगे बहुत अच्छी रैंक के साथ, भूल जाइए। जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, यू हैव टू प्रिपेयर, आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। चाहे आप मेरे जैसे किसी टीचर से पढ़ें, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें, चाहे ऑफलाइन पढ़ें, चाहे हमारे कोचिंग में पढ़ें, आप कहीं और पढ़ें, बट माय पॉइंट इज आपको वो टॉपिक स्टडी करने पड़ेंगे, उनकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। आप प्रिपेयर करेंगे तो ये आपकी अच्छी रैंक आएगी। बेटे एक अच्छा कॉलेज मिल जाने का मतलब है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, ठीक, आपको एक सही पाथ मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि वही रैंक कम आएगी, ठीक कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर भी आप कर ही लेंगे खैर कुछ ना कुछ अच्छा, लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि जब आप फॉर्म भी भर रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस भी हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो क्यों ना अच्छे से कर लिया जाए, ठीक। बार बार तो ये मौके आते नहीं, दोबारा तो मौका आएगा नहीं सीयूटी करने का। तो आई होप आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीयूटी एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज एग्जाम, क्योंकि आज की डेट में अभी तक जो है आपका एग्जाम नहीं हुआ। आज हम ये क्लास 13 मार्च 2024 को रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी आपका अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, तीनों में से कोई भी पेपर नहीं हुआ। तो उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना तो अपने बोर्ड को लाइटली लीजिए, ना सीयूईटी को, क्योंकि जब एक बार मौका निकल जाता है तो उसके बाद हम पछताते हैं कि भाई हम कर लेते प्रिपरेशन तो ज्यादा अच्छा था। थोड़ा ही समय की बात तो थी, कौन सा हमें पूरा 18 घंटे पढ़ना था, दिन में 2-3-4 घंटे भी पढ़ लेते, मोर देन इनफ। स्कूल जाना नहीं है, पेपर देने के बाद घर बैठना है, 3-4 घंटे रोज पढ़ लो, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। तो कहीं आपको किसी और चीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको एड्रेस करने की। और जो लोकल बच्चे हैं जो पर्सनली जानते हैं, जिन तक हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पहुंचा हुआ है, अगर वो कोई काउंसलिंग लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे पर्सनल नंबर पे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर मैं सॉल्व करूं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ और आपको बताऊंगा सीयूईटी के बारे में और कुछ और आपको अच्छी चीजें बताऊंगा जिससे कि कहीं ना कहीं आपको सीयूईटी क्वालिफाई करने में हेल्प मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।